आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्थोपेडिक एमरजेंसीज। सबसे पहले इसकी देखेंगे कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आज हमने क्या पढ़ना है। हमने ऑर्थोपेडिक एमरजेंसीज में ओपन फ्रैक्चर्स, एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, नैरो वस्कुलर इंजरीज, डिसलोकेशन, सेप्टिक जॉइंट्स और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पढ़नी है। सबसे पहले ओपन फ्रैक्चर आ जाता है। डेफिनेटली इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज ओपन फ्रैक्चर? एन ओपन फ्रैक्चर अकर व्हेन द स्किन ओवरलाइनिंग अ फ्रैक्चर इज ब्रोकन allowing communication between the fracture and the external environment। ठीक हो गया। क्या होगा कि ओपन फ्रैक्चर में स्किन जो है ओवरलाइंग होके टूट जाएगी, फट जाएगा मसल, उसके बाद कम्युनिकेशन हो जाएगी डायरेक्ट किसके साथ? फ्रैक्चर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। यानी कि कोई भी इन्वेडर जो है वो फ्रैक्चर पे, ओपन फ्रैक्चर पे इफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बाहर वाले माहौल के साथ उसका इंट्रैक्शन हो गया है। अब ओपन फ्रैक्चर का हमने गेस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन पढ़नी है। अब इसने गेस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन में इसको 3 कैटेगरी या 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है और टाइप 3 जो है इसको फर्दर ए और बी में जो है वो क्लासिफाई किया गया है। अगर आप देखें इसमें टाइप 1 में क्या होता है? टाइप में स्मॉल वाउंड smaller than 1 centimeter, usually clean, no soft tissue damage or no skin crashing। टाइप 1 में क्या होता है कि छोटा जख्म होता है जो कि 1 सेंटीमीटर से कम होता है। यूजुअली अमूमन जो है वो क्लीन होता है, लेकिन गंदा भी हो सकता है, जख्म आलूदा भी हो सकता है। सॉफ्ट टिश्यू जो है वो डैमेज नहीं होते और क्या है कि स्किन जो है वो भी क्रैश नहीं होती, रगड़ी हुई स्किन नहीं होती, बहुत माइनर सा वाउंड होता है। टाइप सेकंड में मॉडरेट वाउंड होता है। यूजुअली ये जो है ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होता है। मिनिमल सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होते हैं। ठीक है, मिनिमल सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होंगे किसमें? टाइप 2 में। और लॉस में हैव कम्युनिकेशन यहाँ पे आएगा, सॉरी ये स्पेलिंग की मिस्टेक यहाँ पे हुई है, ये कम्युनिकेशन आएगा यहाँ पे और फ्रैक्चर। ठीक है, यानी कि फ्रैक्चर की कम्युनिकेशन हो गई किससे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। नेक्स्ट है टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा? स्वेयर स्किन वाउंड होगा। स्वेयर स्किन वाउंड में क्या चीज़ आ जाएगी कि बड़ा जख्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू डैमेज, बहुत सारे जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। अब इसको क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रेड में, ए बी सी। जो ए बी है अमूमन इस पे क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन सी जो है एक अनदर कैटेगरी है जिसमें इसको रिसेंटली जो है वो क्लासिफाई कर दिया गया है। टाइप 1 में क्या होता है? एडिक्वेट सॉफ्ट टिश्यू कवरेज। बी में फ्रैक्चर कवर not possible without local or distant flaps। C artery injury that need to be repaired। ठीक है, 3 चीजें होंगी कि सॉफ्ट टिश्यू की जो कवरेज हो जाएगी वो चाहिए होगी, सॉफ्ट टिश्यू की कवरेज। टाइप बी में क्या होगा? टाइप बी और सी में क्या होगा? सुचर जरूरी होंगे। जब तक आप टांके नहीं लगाएंगे, सुचर नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक वो जख्म नहीं भरेगा। अब ओपन फ्रैक्चर की मैनेजमेंट क्या होगी? टाइप 1 यानी कि टाइप 1 जो इसे कहेंगे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 5, टाइप 4 और टाइप 5। ये 5 टाइप में हम देखेंगे, यानी कि इसको 5 पॉइंट में देखेंगे इसकी मैनेजमेंट। सबसे पहले कि पॉइंट 1 में क्या होगा? ए बी सी डी ई। ठीक है, ए बी सी डी ई क्या है कि हम इसमें शॉक देखेंगे कि कितना शॉक जो है वहां पे लगा है, कितनी इंजरी हुई है, कितना ट्रामा हुआ है। ठीक है, ट्रामेटिक इंजरी कितनी है। चेक नैरो वस्कुलर स्टेटस।
ABCDE में क्या करेंगे, नैरो वेस्कुलर स्टेटस देखेंगे, ठीक है। फ्लूइड रिसेसिटेशन, ब्लड देखेंगे कि ब्लड जो है वो आसपास कहीं पे कलेक्ट या जमा तो नहीं हो गया, क्योंकि वो इन्फेक्शन काज कर सकता है। टाइप सेकंड में क्या है, एंटीबायोटिक्स। टाइप सेकंड में क्या होगा, एंटीबायोटिक्स। टाइप 3 में क्या होगा, सर्जिकल डिब्राइडमेंट, रिमूवल ऑफ डिवाइटलाइज्ड टिश्यू, रेगिटेशन, ठीक है। जो टिश्यूज हैं, जो डेड टिश्यू हैं, या वो जो के इन्वेडर्स का शिकार है, यानी इन्वेडर्स आ गए हैं जिन टिश्यू में और वो गल गए हैं, डिकम्पोज हो गई हैं, आलूदा हो गई हैं, उनको सर्जिकल तरीके से रिमूव कर देंगे। स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर, अब जो है फ्रैक्चर को स्टेबल करना होगा, स्टेबलाइज करना होगा। इंटरनल एक्सटर्नल, इफ क्लियर डिले देन एक्सटर्नल प्रेफर्ड, ठीक है। फ्रैक्चर को स्टेबलाइज कैसे करेंगे, टांके सुचर लगाएंगे, ठीक है। अगर जो है वो एक्सटर्नल क्लियर जो फ्रैक्चर है वो डिले कर रहा है, देर से मिल रहा है, तो उस पर क्या करेंगे, उसको सुचर लगाएंगे एक्सटर्नली। एयरली डिफाइन वाउंड कवर, 5 पॉइंट है। एयरली डिफाइन, डेफिनेट, एयरली डेफिनेटिव वाउंड कवर, ठीक है, कि जल्दी से वाउंड कवर आ जाए। ABCD पढ़ा, एंटीबायोटिक पढ़ा, सर्जिकल डिब्राइडमेंट पढ़ा, स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर पढ़ा, एयरली डेफिनेटिव वाउंड कवर पढ़ा। अब नेक्स्ट है ओपन फ्रैक्चर में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं। वेरी कॉमन के वाउंड इन्फेक्शन हो सकता है, तकरीबन 2% यानी 2% इन टाइप 1 इज ग्रेटर देन इन टाइप 3। टाइप 1 में जो है क्या है वो 2% चांस है 2%, और टाइप 3 में 10% चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के। ओस्टियोमाइलेटस हो जाएगा, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन, ठीक है। स्टेफोर्सिस, सीडोमोनस, स्टेफोर्सिस या सीडोमोनस ये बैक्टीरियाज हैं जो कि इन्वेडर की शक्ल में वाउंड के ऊपर इफेक्ट करेंगे और उसे डैमेज करेंगे, इन्फेक्शन काज करेंगे डैमेज करके। टाइप 3 में गैस गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन क्या है, ये भी स्किन इन्फेक्शन है, जिसमें क्या है स्किन जो है वो क्या हो जाती है, डिकम्पोज होके, यानी डिकम्पोज कहेंगे या डैमेज हो जाना स्किन का, और फिर उसके बाद उसकी अपीयरेंस जो है वो इस तरह की हो जाएगी जिस तरह पेप्यूल से बना होता है, ठीक है, या स्केर सा बना होता है, पेप्यूल स्केर को मिक्स कर लें तो इस तरह की शक्ल बन जाएगी। टिटेनस हो जाएगा, ठीक है, नॉन यूनियन हो सकता है। अब जो है एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम पहले हमने डिस्कस कर लिया, ओपन फ्रैक्चर। अब आर्थ्रोपेडिक इमरजेंसी का सेकंड जो टॉपिक है वो है एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इसको ACSB बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, एन इंजरी और कंडीशन दैट काजेज prolonged elevation of interstitial tissue pressure, ऐसे इंजरी जो कि लंबे अरसे तक जो है वो क्या करे, इंटरस्टिशियल प्रेशर जो है उसको क्या कर दे, बढ़ा दे, जिस वजह से एलिवेशन हो जाएगी, मसल टिश्यूज में गैप आ जाएगा, मसल्स में गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो सकेगी, इन्फेक्शन हो जाएगा प्रेशर ज़्यादा होने से। तो उसके लिए क्या करेगा, सर्जिकल तरीका अपनाया जाएगा, सर्जिकल ऑपरेशन करके उसमें से प्रेशर को निकाल दिया जाएगा और बाकी जो डेड टिश्यू हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा। इंक्रीज प्रेशर विद इन द इनक्लोज फेशियल कंपार्टमेंट लीड टू इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन, अगर इसमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्पेयर हो जाएगी, टिश्यूज के अंदर जो है ब्लड नहीं दाखिल हो सकेगा। prolonged ischemia causes cell damage which lead to edema, ज़्यादा देर तक अगर सेल जो है वो सेल में ब्लड जो है वो रुका रहे तो क्या होगा, सेल डैमेज होगा और एडिमा हो जाएगा। एडिमा क्या होता है, एक्सेस फ्लूइड,
ठीक है। एक्सटेंसिव मसल एंड नर्व डेथ ग्रेटर देन 4 आवर्स। अब क्या होगा कि मसल की और नर्व की डेथ हो जाएगी अगर 4 घंटे से ज़्यादा जो है एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम रहेगा। नर्व में रीजनरेट बट इन्फाक्टेड मसल इज रिप्लेस बाय फाइब्रस टिश्यू। अब जो है क्या है कि नर्व रीजनरेट हो जाएगी लेकिन मसल जो है किस में रिप्लेस हो जाएंगे, ये रिप्लेस हो जाएंगे फाइब्रस टिश्यू में, यानी फाइब्रस टिश्यू में रिप्लेस होंगे। कैसी स्किन का बन जाएगी, स्केयर से बन जाएंगे, खड्डे से बन जाएंगे, दराड़। अब ACS इटियोलॉजी, इसमें एग्जामिन का डायग्नोज क्या करना होता है कि आपको पता चले कि एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। सबसे पहले पर क्रैश इंजरी, कि क्रैश इंजरी हुई है। सेकंड सर्कमफ्रेंशियल बर्न, स्नेक बाइट, फ्रैक्चर 75%, टॉनिक वैट्स कंस्ट्रक्टिव। अब टॉनिक वैट्स और कंस्ट्रक्टिव ड्रेसिंग प्लास्टर, अब ये इसको अगर कंबाइन करके बोले तकरीबन मिलती जुलती टर्मिनोलॉजीज हैं, जिसमें क्या होता है कि सर्जिकल तरीके में जब हम सुचर लगा रहे होते हैं तो उसमें धागा रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और प्रेशर ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, टॉनिक वैट्स ड्रेसिंग और कंस्ट्रक्टिव ड्रेसिंग और प्लास्टर की वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, इस्कीमिया हो जाता है। हेमाटोमा, हेमाटोमा हो जाए, हेमाटोमा में क्या होगा कि ब्लड जो जख्म या वाउंड के बाहर ब्लड है वो सारा जो क्या काज कर रहा है हेमाटोमा में, वो जमा होके इन्फेक्शन काज करेगा। ACS एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम फाइंडिंग, अब इसके फाइंडिंग में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा पेन इंट्रा कंपार्टमेंटल, इंट्रा कंपार्टमेंटल पेन आ जाएगा, यानी मसल या टिश्यू के अंदर पेन। सेकंड पैरेस्थेसिस, पैरालिसिस, पल्सलेसनेस हो जाएगा, स्वेयर पेन, बर्स्टिंग सेंसेशन, पेन विद द पैसिव स्टिच, टेंस कंपार्टमेंट टाई शाइनिंग। ठीक है, कैन कंफर्म डायग्नोज बाय मेजरिंग स्टाइकर STIC स्टिक, स्टाइकर स्टिक। ठीक है, अब यह तरीका है इसको मैयर करने का कि इसकी फाइंडिंग का। अब ये पल्स प्रेशर, एस्कीमिया और एलिवेटेड प्रेशर ये देखना होता है। डिफरेंस बिटवीन द डायसिस्टोलिक प्रेशर एंड कंपार्टमेंटल प्रेशर इज स्मॉलर देन 30 mm Hg इज इंडिकेट फॉर इमीडिएट डिकम्प्रेशन। ठीक है, अगर जो है डायसिस्टोलिक प्रेशर और कंपार्टमेंटल प्रेशर जो है 30 mm से कम हो जाए ये पल्स प्रेशर में, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ACS है, यानी एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। इस्कीमिया हो जाएगा, अगर 30 mm Hg से कम हो गया है तो क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा। अब पल्स प्रेशर को इंडिकेट कर रही है ये कलर जो है, ठीक है, इस्कीमिया को ये कलर। और एलिवेटेड प्रेशर, एलिवेटेड प्रेशर अगर 30 mm Hg से कम हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ACS है। ठीक है, अब आगे ACS एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम की मैनेजमेंट कैसे होगी। अर्ली रिकॉग्नाइजेशन, अब अर्ली रिकॉग्निशन में क्या होगा कि आप रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है कि शनाख्त करेंगे कि ACS वाकई है और इसको फिर समझ में लाएंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट प्लान क्या हो सकता है। सेकंड इसका ऑप्शन होगा जनाब कि इसमें क्या देखेंगे, मसल निक्रोसिस एट डेल्टा प्रेशर स्मॉलर देन 30 mm Hg। अब मसल निक्रोसिस देखेंगे, टिश्यू डेथ कि 30 mm Hg से अगर कम है प्रेशर, डेल्टा प्रेशर अगर 30 mm Hg से कम है, दैट मीन के ACS है। ठीक है, इरिवर्सिबल इंजरी फॉर 6 आवर्स, इरिवर्सिबल इंजरी हुई है, ठीक है, इंजरी होने के बाद दोबारा इंजरी होना, इन्वेडर की वजह से डैमेज हो जाना, वो 4 to 6 आवर्स बाद, ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि ACS है। ठीक है, रिमूव कास्ट बैंडेजेस एंड ड्रेसिंग, अब क्या करेंगे कि
वो जो सख्त कंस्ट्रक्टिव ड्रेसिंग की हुई है उसको ढीला कर देंगे या उतार देंगे ताकि जो है वो जल्दी से वाउंड भर जाए। अरेंज अर्जेंट फैसिटोमी। अब जो है अगर डेल्टा प्रेशर जो है वो 30 mm HG से कम है, ठीक है, और इरिवर्सिबल इंजरी हो गई है, मसल निक्रोसिस हो गई है, तो आप क्या करेंगे, फैसिटोमी करेंगे। फैसिटोमी में क्या होता है कि सर्जिकल मेथड है जिसमें टिश्यूज को में से क्या निकाल दिया जाता है, जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और जो प्रेशर होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। वो जो अंदर टिश्यूज के प्रेशर बना होता है मेम्ब्रेन में, तो उसको कट लगा के रिलीज कर दिया जाता है, तो वो पेशेंट फिर जल्दी रिकवर हो जाता है। ACS में कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं, वोल्कमैन इस्कीमिया कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकता है। इसमें क्या होगा कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगी। परमानेंट नर्व डैमेज, नर्व जो है वो पैरालाइज हो सकती है। लैम्ब एस्कीमिया हो सकता है, यानी कि आपके लैम्ब एस्कीमिया से मुराद है कि आप जो लैम्बर रीजन है, लैम्प है, अपर लैम्प है या लोअर लैम्प है, वो क्या हो सकता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक सकती है। रेनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। रेनल फेलियर में क्या होगा कि आपके जो किडनी है वो काम करना छोड़ जाएंगे। डिसलोकेशन, अब ये अनदर आर्थ्रोपेडिक इमरजेंसी है जिसको डिसलोकेशन बोलते हैं। डिसलोकेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन एट द जॉइंट फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, यानी बोन का जॉइंट से अपनी नॉर्मल पोजीशन में जो जॉइंट के साथ बोन मौजूद है उससे निकल जाना, ये क्या है, डिसलोकेशन। डायग्नोज, डू एक्सरे बिफोर आफ्टर रिडक्शन टू लुक फॉर एनी एसोसिएटेड फ्रैक्चर्स। एक्सरे करते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर को एनालाइज करने के लिए। डिसलोकेशन शोल्डर, मोस्ट कॉमन मेजर जॉइंट डिसलोकेशन इंटीरियर 95, यूजुअली caused by fall on hand, posterior 2 to 4% electrocution seizures। अब जो 95% जो है ये इंटीरियर साइड पे होती है इंजरी और पोस्टीरियर साइड पे 2 to 4% होती है, तो इस सीजर कहते हैं। ड्रूजीनेस स्टार्ट हो जाएगी और चक्कर आएंगे पेशेंट को, ठीक है। सीजर झटके अचानक से लगा और क्या हो गया कि उसके जो मसल की वर्किंग है, मसल पोस्चर है और मसल टोनेसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। मे बी एसोसिएटेड विद फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, रोटेटरी कफ टेयर, नर्वस्कुलर इंजरी। अब डिसलोकेशन नी की देखेंगे, मोस्ट कॉमन है। इंजरी टू द पोप्लिटियल आर्टरी एंड वेन इज कॉमन। अगर नी पे इंजरी हुई है तो डेफिनेटली पोप्लिटियल आर्टरी और वेन जो है वो उसमें डैमेज हो जाएगी। पर्सनल नर्व इंजरी, सॉरी पिरोनियल नर्व इंजरी। पिरोनियल नर्व इंजरी जो है वो कितने परसेंट हुई, 20 to 40% और नी की होगी। तो इसमें वेन क्या कौन सी डैमेज हो रही है, पोप्लिटियल और आर्टरी और वेन डैमेज हो रही हैं, और पिरोनियल नर्व जो है वो डैमेज हो रही हैं। एसोसिएट विद लिगामेंटियस इंजरी, इंटीरियर साइड 31 होगी, पोस्टीरियर 25, लेटरल 13, मीडियल 3%। अब डिसलोकेशन ऑफ हिप कैसे होगी, यूजुअली हाई एनर्जी ट्रामा, मोर फ्रीक्वेंट इन यंग पेशेंट। अच्छा, यंग पेशेंट में हिप इंजरी ज़्यादा होती है। पोस्टीरियर हिप इंटरनल रोटेशन मोस्ट कॉमन, इंटरनल रोटेशन जो है वो पैरालाइज होगी, इंटीरियर हिप इन एक्सटर्नल रोटेशन भी पैरालाइज होगी। सेंटर एस्टेबुलर फ्रैक्चर होगा, में रिजल्ट इन द वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ ह्यूमर हेड। शैटिक नर्व इंजरी 10 to 35, शैटिक नर्व इंजरी होगी हिप से पोस्टीरियर साइड पे अगर इंजरी हुई है तो। नर्वस्कुलर इंजरीज, नर्वस्कुलर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हमारे जो न्यूरॉन और वस्कुलर बंडल्स की इंजरी है उसको नर्वस्कुलर इंजरी बोलेंगे। फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन कैन बी एसोसिएटेड विद वस्कुलर एंड नर्व डैमेज। ऑलवेज चेक नर्वस्कुलर स्टेटस बिफोर एंड आफ्टर रिडक्शन। नर्वस्कुलर इंजरीज, फ्रैक्चर होगा ह्यूमरस फीमर डिसलोकेशन, एल्बो नी डायरेक्ट पेनिट्रेटिंग ट्रामा,
थ्रोम्बोस, डायरेक्ट कंप्रेशन, acute compartment syndrome, unconscious. Common vascular injury. रिब फर्स्ट रिब फ्रैक्चर में क्या होता है, सब क्लेवियन आर्टरी या वेन जो है वो डैमेज होती है फर्स्ट रिब में, ठीक है, सब क्लेवियन जो आपकी बगल में होती है। शोल्डर डिसलोकेशन में एक्सली और ह्यूमरल सब कॉन्डुलर फ्रैक्चर में ब्रेकियल आर्टरी होगी। एल्बो डिसलोकेशन में ब्रेकियल आर्टरी। पेल्विक फ्रैक्चर में क्या होगा, प्रीसैक्रल एंड इंटरनल इलाक जो है वो वेसल डैमेज होगी। फिमोरल सब कॉन्डिलर फ्रैक्चर, इसमें फिमोरल आर्टरी होगी। नी डिसलोकेशन में पोप्लीटियल आर्टरी या वेन होगी और प्रोक्सिमल टिबियल में पोप्लीटियल आर्टरी या वेन होगी। अब सेप्टिक जॉइंट या सेप्टिक आर्थराइटिस पढ़ेंगे, ये भी एक टॉपिक है आर्थ्रोपेडिक इमरजेंसी का। इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन with the purulent effusion into the joint capsule। क्या होगा कि एक तो सोजिश हो जाएगी साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि सेप्टिक जॉइंट के ऊपर होती है, उस पर इन्फ्लेमेशन हो जाए। सेकंड एस्कीमिया हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी। ये इस सूरत में होगा अगर आपके कोई इंजरी हुई है। बैक्टीरिया एंड सेलुलर एंजाइम यूजुअली मोनो आर्टिकल, यूजुअली बैक्टीरियल स्टेफोर्सिस, स्ट्रेप्टोकोकस, नसेरा गोनरिया। अब ये सारे स्टेफोर्सिस, स्ट्रेप्टोकोकस और नसेरा गोनरिया जो है ये रोल प्ले करते हैं इन्फेक्शन में। सेप्टिक जॉइंट की टियोलॉजी क्या होगी, डायरेक्ट इन्विजन थ्रू द पेनेट्रेटिंग वाउंड, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। अब डायरेक्ट इन्विजन करेंगे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन की, ठीक है, ताकि क्या किया जाए उसमें से जो वेस्ट पानी है, मकसद के जो पीप है, पास बनी हुई है, उसको निकाला जाए। आर्थ्रोस्कोपी करेंगे। आर्थ्रोस्कोपी एक इंडोस्कोपी होती है जिसमें एक रोड सा डाला जाता है उसमें जॉइंट के अंदर ताकि एग्जामिन किया जाए, उसकी कंडीशन देखी जाए। डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम एडजेसेंट बोन एब्सेस, ठीक है, एब्सेस जो है ताकि आगे ना जाए उसको क्या करेंगे, उसको ठीक करेंगे, यानी उसमें सफाई कर देंगे। ब्लड स्प्रेड फ्रॉम डिस्टल साइड। सेप्टिक जॉइंट कॉमन साइड कौन सी है, नी 40 to 50%। हिप में कितना है, 20 to 25। अब नी की कॉमन साइड इंजरी कितनी, 40 to 50, हिप की 20-25। हिप इज द मोस्ट कॉमन इन्फेंट एंड वेरी यंग चिल्ड्रन, रिस्क 10%। शोल्डर, एंकल, एल्बो 10 to 15। सेप्टिक जॉइंट रिस्क फैक्टर्स में क्या आ जाता है, प्रोस्थेटिक जॉइंट, जॉइंट सर्जरी, रेमाटॉइड आर्थराइटिस, एल्डरी, डायबिटीज, मिलाइटिस, आईवी ड्रग यूज, इम्यूनोसुप्रेसर, एड्स। सेप्टिक जॉइंट साइन सिम्टम, रैपिड ऑनसेट, जॉइंट पेन, जॉइंट स्वेलिंग, जॉइंट वार्मथ, जॉइंट अरिथमिया, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, पेन विद द एक्टिव एंड द पैसिव रेंज ऑफ मोशन, फीवर, राइज, WCC पॉजिटिव, ब्लड कल्चर्स। अब जो सेप्टिक जॉइंट में अगर पहले तो स्वेलिंग हो गई है, ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें स्वेलिंग हो गई है और इसमें पेन है, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि अरिथमिया अगर हो गया है और क्या हो गया, एक अरिथमिया हो गया और जो 7 हाई रेंज ऑफ फीवर हो गया, फीवर के साथ जो है वो WCC और CRP पॉजिटिव आ गए हैं, ठीक है, यानी ये भी ब्लड के सैंपल्स होते हैं वहाँ से जो हम लेते हैं। अब सेप्टिक जॉइंट ट्रीटमेंट क्या होगा, डायग्नोज बाय एस्पायरेशन, डायग्नोज इसे करेंगे ग्रामस्टीन माइक्रोस्कोपी कल्चर, ल्यूकोसाइट्स इज ग्रेटर देन 50,000 ml, हाईली सजेस्टिव ऑफ स्पीसीज, joined without in theater, IV takes 4 to 7 days, then orally for another 3 week, analgesia splendid। अब इसमें क्या करेंगे, एक तो सर्जरी भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है, माइनर सी सर्जरी इसकी होगी, उसके बाद रिकवरी के लिए एंटीबायोटिक दी जाएंगी, 3 वीक के लिए एनाल्जेसिया यानी पेन किलर दी जाएंगी। एनाल्जेसिया वो होते हैं जो सिलेक्टिव रिलीफ पेन बाय एक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, स्प्लेंडेज करेंगे।
उसके बाद सेप्टिक जॉइंट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट विद अ डिले ट्रीटमेंट इज ग्रेटर देन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स से ज़्यादा डिले हो जाए ट्रीटमेंट तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ग्रोथ रिटार्डेशन डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट, अच्छा उसकी जो ग्रोथ है जॉइंट की वो रुक सकती है, डिफॉर्मिटी हो सकती है जॉइंट की, मोस्टली कॉमन इन चिल्ड्रन। डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज हो सकती है, मतलब कि जॉइंट की मूवमेंट बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है। ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ मसल एंड जॉइंट एंड बोन हो सकती है। जॉइंट फिब्रोसिस, एनकिलोजिंग सेप्सिस हो सकती है, ठीक है, और डेथ हो सकती है। स्पाइनल कार्ड इंजरी, गोल ऑफ स्पाइन ट्रामा केयर, प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट, क्लिनिकल एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, acute spinal cord injury, term type and clinical characteristic, common cervical spine fracture and dislocation। अच्छा, अब जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या होता है कि सबसे पहले जो पेशेंट को क्या करना, स्पाइनल ट्रामा में पहुंचाना और फिर उसको फर्स्ट लाइफ सपोर्ट दी जाए साथ, जिसमें फर्दर फ्रैक्चर या फर्दर इंजरी होने से बचाना। अब जो है स्पाइनल ट्रामा का गोल क्या होगा, प्रोटेक्ट फर्दर इंजरी ड्यूरिंग एवेल्युएशन मैनेजमेंट, स्पाइन इंजरी डॉक्यूमेंट एब्सेंस और स्पाइन। डेफिनेटली जब इसकी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है, स्पाइन की इंजरी होती है, तो इसमें खतरा होता है कि और ज़्यादा यानी इंजरी ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करना होता है। ऑप्टिमाइजिंग कंडीशन फॉर मैक्सिमम न्यूरोलॉजिकल रिकवरी, मेंटेन एंड रिस्टोर स्पाइनल अलाइनमेंट, मिनिमाइज लॉस ऑफ स्पाइनल मोबिलिटी, obtain healed and stable spine, facility rehabilitation। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फर्दर इंजर होने से बचाएंगे। उसके बाद क्या कहेंगे कि इसको स्पोर्टिव कोई चीज जिस तरह कॉलर सा होता है वो लगा देंगे और स्पोर्टिव कोई चीज लगा देंगे, और स्पाइनल मोबिलिटी को फर्दर जो पैरालाइज होने से बचाएंगे, हील्ड करेंगे, स्टेबल करेंगे स्पाइन को और रिहेबिलिटेशन करेंगे। सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी, हाई स्पीड क्रैश, अनकॉन्शियस, मल्टीपल इंजरी, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, स्पाइनल पेन, टेंडरनेस। अब जो हाई स्पीड क्रैश हो सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है, बहुत सारी इंजरी भी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकता है, स्पाइनल पेन हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है। स्पाइनल इंजरी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ऑफ्टन बीइंग begins at the sense of the accident। ट्रीटमेंट उसी वक्त शुरू हो जाता है जब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है, क्योंकि फर्स्ट लाइफ सपोर्ट देनी होती है। एमरजेंसी पर्सनल टिपिकल इमोबिलाइज द स्पाइन एज अ जेंटली एज पॉसिबल यूजिंग रिचर्ड नेक एंड कॉलर। फौरन जो है वो कॉलर लगाया जाता है, फौरन फर्स्ट लाइफ सपोर्ट दी जाती है। अ रिचर्ड कैरिंग बोर्ड विच दे यूज अ ट्रांसपोर्ट यू टू हॉस्पिटल। फौरन जो है वो किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए जो है बोर्ड पे लटा के पेशेंट को हॉस्पिटल स्पाइनल ट्रामा सेंटर में पहुंचाया जाता है। द आइडियल मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज द कम्बिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। इसमें जो मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की जरूरत होती है और सर्जरी की। एग्रेसिव वॉल्यूम रिसोसिटेशन, ब्लड प्रेशर एलिवेशन टू मैक्सिमम स्पाइनल परफ्यूजन, एर्ली रिहेबिलिटेशन एंड सेलुलर थेरेपीज। ब्लड प्रेशर को एलिवेट होने से बचाना होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर पे इसका बुरा इफेक्ट होता है। और सेकंड जो है इसके जो है ब्लड की इन्फ्यूजन जो है एस्कीमिया हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, नर्व पैरालाइज हो सकती हैं, तो इसको इससे सेव करना होता है। थैंक यू। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो थोड़ी मददगार साबित हुई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपका जवाब दे दूं। थैंक यू।